हेलो दोस्तों। जैसे कि लोकसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, एक नया मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम। 1 अक्टूबर को हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने लगे। कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम की सपोर्ट में उतर आई। पर आखिर क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम और क्यों इस ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के एक नई पेंशन स्कीम लाई गई थी? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस नई पेंशन स्कीम में ना होने के कारण ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं? चलिए पेंशन स्कीम को गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पेंशन की परंपरा भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम से रही है। ब्रिटिश रूल के दौरान भी सिविल सर्विसेज में पेंशन हुआ करती थी, बट आज़ादी के बाद एक काफ़ी लंबे समय तक लोग खुद का काम करना पसंद करते थे। सोच एकदम सीधी थी, सरकारी जॉब में तो एक ना एक दिन रिटायर हो जाएंगे, पर अगर खुद का काम किया जाए, एक दुकान भी खोल ली जाए, तो वो बुढ़ापे में साथ देगी। इस सिचुएशन को बदलने के लिए सरकार के द्वारा पेंशन से रिलेटेड 2 स्कीम्स लाई गई। 1972 में सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन स्कीम और 1981 में सिविल सर्विस प्रोविडेंट फंड। इन दोनों स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन की सुविधा मिलने लगी, जिस कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिंदगी भर के लिए एक इनकम सिक्योरिटी बन गई। हर कोई अब गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था। बिजनेस करने वाले को तो बुढ़ापे में भी काम करना था, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद मजे से पेंशन ले सकता था। एक एम्प्लॉय जब भी रिटायर होगा, उसकी सैलरी का 50% उसकी पेंशन बन जाएगा और ये पेंशन समय के साथ साथ इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, ये ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय के साथ साथ उसके पार्टनर का भी ध्यान रखती थी। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु भी हो जाए तो भी उसकी पेंशन में से कुछ हिस्सा एम्प्लॉय के साथी को तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दोबारा शादी ना कर ले या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी ध्यान रखने वाली थी। और यही एक बड़ा कारण है कि आज भी हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज्यादा वैल्यू है। पर समय के साथ इस पेंशन स्कीम में कई सारी खामियां निकलने लगी। ये पेंशन स्कीम एम्प्लॉय के लिए तो बेशक काफी अच्छी थी और उनके जीवन साथी को एक सेफ्टी प्रोवाइड करती थी, पर गवर्नमेंट का पेंशन पर होने वाला खर्चा बढ़ने लगा। इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसमें एम्प्लॉय का कोई भी योगदान नहीं था और पेंशन की पूरी रकम गवर्नमेंट को करंट रेवेन्यू से निकालनी पड़ती थी, जिस कारण गवर्नमेंट की कमाई का काफी बड़ा हिस्सा पेंशन में जाने लगा। और ये हिस्सा उन लोगों के लिए जा रहा था जो किसी समय पर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ करते थे, पर क्योंकि अब ये लोग रिटायर हो चुके थे तो गवर्नमेंट के कामों में कोई भी योगदान नहीं दे रहे थे। इससे न केवल डेवलपमेंट को नुकसान होने लगा, पर क्योंकि अब ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे तो समय के साथ ज्यादा लोग रिटायर होने लगे, जिस कारण पेंशन लेने वालों की भी संख्या बढ़ गई। गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अगर जल्द ही कोई एक्शन ना लिया गया तो उसका दिवालिया निकलने वाला है। इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 22 दिसंबर 2003 को हमारे देश की सरकार के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया। इस पेंशन स्कीम को कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया, जो आगे जाके नेशनल पेंशन स्कीम NPS बना। इसे 1 जनवरी 2004 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी जिसकी ज्वाइनिंग 2004 या इसके बाद में होगी, वो इस न्यू पेंशन स्कीम में आएगा। बट सभी पुराने एम्प्लॉयज जिनकी ज्वाइनिंग 2004 से पहले हुई है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में ही बरकरार रहेंगे। दोस्तों, ये रिफॉर्म्स देश का फ्यूचर बदलने वाले थे। सरकार के इस फैसले के कारण फ्यूचर में आने वाली एक बड़ी मुश्किल को खड़े होने से पहले ही रोक दिया गया था। पर इन रिफॉर्म्स की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इनसे शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। उल्टा इन्हें डिजाइन ही कुछ ऐसे किया गया था कि आने वाली एक जनरेशन तक तो सरकार पर बोझ पड़ने वाला था। इस पेंशन पॉलिसी के तहत हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी में से एक फिक्स अमाउंट, जो यूजुअली 10% होता है, काटा जाएगा। सरकार भी अपनी जेब में से सेम अमाउंट डालेगी और इस पेंशन को एक पेंशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जैसे हम अपनी सेविंग को बैंक अकाउंट में डालते हैं जो मुश्किल में काम आ सके, कुछ इसी तरह हर एम्प्लॉय का एक पेंशन अकाउंट बना दिया गया और उसमें ये पैसा डाले जाने लगा। एम्प्लॉय की मर्जी अनुसार ये पेंशन अकाउंट के पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा दिया जाएगा और 60 साल की उम्र तक या जब तक वो एम्प्लॉय रिटायर नहीं हो जाता, इसी तरह इन पैसे को इकट्ठा किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद वो एम्प्लॉय अगर चाहे तो इस अमाउंट को निकलवा सकता है
और बाकी का उसे पेंशन की तरह हर महीने दिया जाएगा। इस न्यू पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एम्प्लॉय अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब पूरे पैसा गवर्नमेंट देती थी, वह इस न्यू पेंशन प्लान में एटलीस्ट आधा पैसा तो एम्प्लॉय दे रहा है। एम्प्लॉय 60 साल से पहले इन पैसों को निकलवा नहीं सकता और इस पेंशन के पैसे को किसी न किसी तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें देश में होने वाली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी और बिजनेसेस और गवर्नमेंट दोनों को फायदा हुआ। पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। सुनने में तो ये नई पेंशन स्कीम काफी फायदेमंद लगती है, बट इसका फायदा सिर्फ आने वाले सालों में ही मिलने वाला है, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ 2004 या उससे बाद के एम्प्लॉयज पे लागू होती है। तो वो एम्प्लॉयज तो अभी वर्कफोर्स का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी पेंशन के भी पैसे अभी ही देने होंगे। मैंने बताया था कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 10% और गवर्नमेंट उसके बराबर का पैसा पेंशन अकाउंट में डालती है। तो ये पैसा अभी देने के कारण गवर्नमेंट को सैलरीज पर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। पर क्योंकि 2004 से पहले नियुक्त हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए हैं, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के नीचे आते हैं, तो गवर्नमेंट को उन्हें भी पेंशन देनी पड़ती है। मतलब अगले कुछ डेकेड्स के लिए गवर्नमेंट को रिटायर्ड लोगों को भी पेंशन देनी है और वर्किंग लोगों को भी। बट ये न्यू पेंशन स्कीम ये इंश्योर करती है कि आने वाले सालों में पेंशन का ये बोझ गवर्नमेंट के कंधों से उतर सके। जैसे जैसे ये ओल्ड एम्प्लॉयज कम होते जाएंगे, गवर्नमेंट के खर्चे जाने वाले पैसों में से पेंशन का परसेंटेज भी कम होता जाएगा। पर दोस्तों यहाँ एंट्री होती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की। सरकारी कर्मचारी सड़क पे आ गए, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम 31 जनवरी तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा। पिछले कुछ सालों में विधानसभा के इलेक्शन के दौरान कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ओल्ड पेंशन स्कीम को इलेक्शन का मुद्दा बनाया और यह वादा किया कि अगर वो जीत जाते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इन्हीं में से एक राज्य था हिमाचल प्रदेश। पिछले साल इलेक्शंस के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया गया, पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और इसी साल स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 1,60,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और लगभग 1,30,000 पेंशन लेने वाले लोग। सिचुएशन ये है कि स्टेट रेवेन्यू का 26% हिस्सा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में और 15% हिस्सा सिर्फ पेंशन में जा रहा है। स्टेट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो इन सब खर्चों को अपने रेवेन्यू से निकाल पाए, जिस कारण लोन लिए गए और इन लोन की पेमेंट और उनके इंटरेस्ट पर रेवेन्यू का 21% हिस्सा जा रहा है। मतलब स्टेट की डेवलपमेंट के लिए और बाकी पब्लिक स्कीम्स के लिए 30% से भी कम रेवेन्यू बचा। दोस्तों अब इस हाल में कोई भी सरकार कैसे डेवलपमेंट कर पाएगी और चुनावी फायदों के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम का लालच दिया जा रहा है, बट इससे नुकसान देश को ही होगा। वैसे हिमाचल प्रदेश के अलावा 4 और ऐसे राज्य हैं जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब। कई सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में हैं और इसका कारण भी साफ है। जब पेंशन के लिए सारे पैसे सरकार देगी और सैलरी में से कुछ भी नहीं कटेगा तो कौन नहीं चाहेगा ऐसी स्कीम। बट इस सब में देश की डेवलपमेंट का क्या? दोस्तों अब कई सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग इस आधार पर करते हैं कि देश के एमएलए और एमपी भी ओल्ड स्कीम के नीचे आते हैं, तो आम आदमी क्यों नहीं आ सकता? अगर सरकार एमपीज का ध्यान रख सकती है तो आम आदमी का क्यों नहीं? जितने भी नेतागढ़ हैं, जितनी बार वो जीत के जाते हैं, उनको 4-4, 5-5 पेंशन, क्या हम लोगों को पेंशन नहीं मिल सकती? ये बात सही है कि देश के एमपी और एमएलए ओल्ड पेंशन स्कीम के नीचे आते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के वक्त कुछ एक्सेप्शंस रखी गई थी, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, 12 साल या उससे पुराने जजेस, देश के एमएलए और एमपीज भी आते हैं। मतलब कोई भी इंसान अगर एक बार भी एमएलए या एमपी बन गया तो उसे जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। बट मेरी राय में क्यों ना उन्हें भी न्यू पेंशन स्कीम में लाया जाए, इससे पेंशन का बोझ भी कम होगा और ओल्ड पेंशन लाने का एक कारण भी। जब तक देश में चुनावी माहौल है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा तो यूं ही रहने वाला है। बट आपका इस बारे में क्या सोचना है? न्यू पेंशन स्कीम रहनी चाहिए या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आ जानी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1991 रिफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।